हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन सब हमारे गेस्ट टीचर्स जो हमारे डिपार्टमेंट में जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जो गेस्ट टीचर के रूप में हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न इम्पोर्टेंस का ये है कि जो पहली लिस्ट आज इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ने इशू की है, देखिए वही मैंने आपके सामने रखी है। ये लिस्ट हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको एसेस कर सकते हैं। अभी जो इसका मेरा मेन इम्पोर्टेंट जो पर्पस है वीडियो को रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि मेरिट का उन्होंने प्रोसीजर चेंज कर दिया है। साथ ही साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उन्होंने साथ के साथ आपको स्कूल अलॉट कर रखे हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर तो कैंडिडेट के सामने जो है स्कूल का नाम आ रहा है, कैटेगरी वाइज ये लिस्ट बनी हुई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये वेटेज वाला पोर्शन है, जो अब तक जो था डिफ़र करता था, पर ये फर्स्ट टाइम जो है वेटेज ही अलग है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल कर रखा है उन सभी के लिए अभी सिर्फ पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये लिस्ट जो है अभी इशू हुई है, बाकी के लिए भी होनी है। तो आप एक बार अपनी सबने परसेंटेज दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि 100 में से अगर 85.99 जो है फर्स्ट रैंक के अगर मैं वेटेज देखूं या मार्क्स देखूं तो वो इतने आते हैं। तो आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिस्ट कहां तक जाएगी और यह लिस्ट कहां जा सकती है और आप कहां पर वहां पर उसके लिए स्टैंड करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है जिससे आपको ये नॉलेज मिल सके कि आपके मार्क्स की वेटेज का क्या कैलकुलेशन है इस बार। और इस बार एक नई चेंज हो रहा है कि अब आपको सीधा स्कूल अलॉट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम वेटेज को देख लेते हैं। वेटेज को उन्होंने कहा कि 10th की जो वेटेज है 100 में वो सिर्फ 10 मार्क्स की है, या परसेंटेज बोलें तो 10 है, क्योंकि 100 है तो सीधा आप 10 मार्क्स की वेटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहें कि आपके अगर मैं यहाँ पर आपकी एक बार दिखा दूँ कि जिसके भी, जैसे मान लिया किसी के 90% मार्क्स हैं, तो इस 90% में अगर देखें तो इस वेटेज क्योंकि 100 में सिर्फ 10 की मिली है, तो आपकी जो परसेंटेज बैठेगी वो 10% बैठेगी। तो इस बेस पर आप निकालोगे तो आपके 9 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 10। तो इस तरीके से आपको हर एक परसेंटेज निकालनी है। मान लिया आपकी 12th में 72% है या 70% मानते हैं, राउंड ऑफ लेते हैं, तो आपकी वेटेज जो दी है आपकी बार 15 दी है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 15 से, और डिवाइड क्या किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो जब आप इसको निकालते हो इस वे में तो देखिए 15 7 या 105 होता है, इसको 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 10.5 आपके मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 15। तो ये वेटेज हो गई इस तरीके से 12th की। अब अगर ग्रेजुएशन की बात करें, और ग्रेजुएशन में भी हमारी परसेंटेज 70 है, बट उसकी वेटेज बढ़ गई है। वेटेज कितनी है, 1/4। 25 का मतलब होता है 1/4। 25 का 1/4 कैसे होता है, जो मैथ है या साइंस वाले हैं वो जानते हैं कि जब 25/100 करेंगे तो 1/4 होगा। इस हिसाब से आप देखें तो अगर ग्रेजुएशन की 70% के लिए मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 25, तो ये निकलते हैं 17.5। तो फिर अब 70% के लिए मेरे मार्क्स कहाँ कन्वर्ट हुए, 17.5। ऐसे ही अगर बीएड की बात की जाए तो बीएड की वेटेज 20% है, मतलब कि 1/5 है। वही अगर 70 लें तो इसका 20% वेटेज है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 आप निकालोगे, 1/5 ही निकलेगा। देखिए 2 5 या 10 होता है, तो इस बेस पे आप देखोगे तो 14 मार्क्स। तो 20 में से बीएड के लिए 70% के 14 मार्क्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि पीजीटी है, पीजीटी जो टीजीटी तक है उनकी जो क्या कहते हैं मार्क्स की वेटेज है, मे बी वो हो सकता है कि यहाँ और ज़्यादा डिफ़र करे, क्योंकि अगर उनको 100 पर ही लेके जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स उसमें नहीं ऐड होंगे। तो ये 30 की वेटेज में भी हो सकता है या तो इनमें डिवाइड हो जाए, नहीं तो उनकी वेटेज ही कितने से निकलेगी, 70 से। तो इसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा टीजीटीज़ को कि उनकी वेटेज 70 में से निकलती है या 100 में से। अगर 100 में से निकलेगी तो यहाँ वेटेज बढ़ जाएगी। तो वो जब भी गेस किया जा सकता है, क्योंकि इस साल बिल्कुल नए तरीके से आ रहा है। तो टीजीटी पर अभी हम कोई जो है कमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, बस ये बता सकते हैं कि वेटेज को आप कैसे निकालें, और आप या तो 70 में से होगी, 100 में से होगी, तो यहाँ वेटेज बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से ही आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। पर जब तक टीजीटी का एक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम उसको
जो है बता नहीं पाएंगे। अब बात आती है पीजीटी में जो चल रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो वेटेज है वो कितनी है 30 का मतलब अगर वही 70 माने तो 30%, तो 30% कितना होता है आप देखोगे तो ये 21 निकल कर आएगा। तो आपकी वेटेज कितनी होगी 20। तो अगर आपके सब जगह 70 हैं, यहाँ मैंने 90 लिए हैं, तो आपके जो मार्क्स निकलते हैं वो किस तरीके से निकले, अगर मैंने 90 के हिसाब से लगाऊँ 9 यहाँ पर आए आपके 10th में, 70 पे 10.5 यहाँ पर आए, 17 पे 17.5 यहाँ पर आए, 70 पर यहाँ जो आए 14 आए, और ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने आए 21। इस तरीके से फिर आपका टोटल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है टोटलिंग का कि किस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं। देखिए आप देखोगे तो हर एक के उसी हिसाब से यहाँ पर वो दे रखी है और उसके टोटल मार्क्स भी फिर दे रखे हैं। ठीक है, ये तो उनकी परसेंटेज है और इस हिसाब से अगर इसको डिवाइड किए करेंगे तो ये उनके मार्क्स निकल कर आएंगे। आप एक बार चेक कर सकते हैं, हर एक पे बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि कभी भी ये गलत नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए इस बेस पर अगर मैंने 70 एवरेज निकाली और सिर्फ 10th में 90 लिए तो मेरे 72 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो इसी बेस पर ये परसेंटेज निकाली गई है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम ऑर्डर को पढ़ें तो ऑर्डर हमें कहता है कि इन कंटिन्यूशन टू द पब्लिक नोटिस सो एंड सो, ये नोटिस निकला था, ये डेट थी, रिगार्डिंग ड्राइंग ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 एंड ऑनवर्ड, द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ BGD बायोलॉजी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला है जिसके बेस पर हमने निकाला है, हमने भी आपको यहाँ पे दिखाया है इसी तरीके से। अब जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो इस तरीके से है नीचे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वो लिस्ट है। अब लिस्ट में आप जाते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है मार्क्स जो है डाउन होते चले जाएंगे, लिस्ट नीचे चलती चली जाएगी। स्कूल नेम दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप साथ के साथ ही वहाँ जाकर जो है अपने, अभी देखेंगे क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी गेस्ट टीचर ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद वो प्रोसेस भी बताई होगी कि आपको क्या क्या वहाँ पर करना है। पर अभी जो है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है विद द अलॉटमेंट ऑफ स्कूल। अब जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं तो लिस्ट डाउन जाकर देखिए, शुरुआत अगर देखें तो 86 पे मान लीजिए, एंड जर्नल का जो हो गया है वो 82 पर मान लीजिए। तो 4 नंबर में जो है 20 कैंडिडेट्स चाहिए थे, वो 20 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी शुरू वहीं पर हुआ जहां वो एंड हुआ और 78 तक वो चला गया, मतलब कि वही 3 से 4 नंबर में ये भी जो है लिस्ट यहाँ पे आ गई। 12 जो कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होती है। एससी की बात करें तो एससी में भी यही हुआ और 77 पे लिस्ट जो है वो एंड हो गई, क्योंकि 7 चाहिए थे। पीजीटी बायोलॉजी में पोस्ट कम होती है, उस हिसाब से ही ये लिस्ट आई है, तो अकॉर्डिंगली ही लिस्ट बनेगी। फिर एसटी कैटेगरी की भी है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी लिस्ट दी हुई है, फिर पीएच की भी दी हुई है। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है वो ये बचती है कि आपको क्या करना है। तो देखिए जब भी कभी आपकी लिस्ट आए, जिनकी पीजीटी बायोलॉजी की ये लिस्ट आई है उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो इस वीडियो में ये पार्ट ज़रूर सुने कि उनको क्या क्या करना है। तो ऑल द अबव मेंशन्ड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द HOS। अब सीधा आपको HOS जाना है, मतलब कि आपको स्कूल में जाना है, जो भी स्कूल अलॉटेड है। जैसे यहाँ पर हस्तसाल SKV अलॉटेड है इन्हें, श्रीटी सेठ को, तो इनको सीधा स्कूल में जाना है। ऑफ द स्कूल मेंशन अगेंस्ट हिज और हर नेम विद इन 5 वर्किंग डेज। अब ये बात आप याद रखिएगा कि 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, और वो वर्किंग डेज़ जो शुरू होते हैं वो कल से शुरू होते हैं। तो जिनके लिए भी लिस्ट है और आगे जो आएंगी वो भी इस बात पे ध्यान रखें, क्योंकि यही रहने वाला है सारा जो आपकी इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। तो आपको 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर रिपोर्ट करना है अपने वर्किंग डेज़ के हिसाब से। फॉलोइंग विच इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द कैंडिडेट इज़ नॉट विलिंग टू ज्वाइन हिज ड्यूटी एंड चांस ऑफ डिप्लॉयमेंट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट। अगर आप वहाँ रिपोर्ट नहीं करते तो आपके अगेंस्ट जो वेटिंग पैनल अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास, वो उनको फिर चांस दे देंगे। तो इसलिए आपके पास सिर्फ 5 दिन हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए कि लिस्ट निकलने के बाद आपको सिर्फ 5 दिन मिलेंगे। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए जो नीचे लिखे हुए हैं।
द कैंडिडेट आर फर्दर डायरेक्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल भी लेके जाने हैं आपको, एंड वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। दोनों चीज़ें ढंग से देख लीजिएगा। एक आपके ओरिजिनल जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो ओरिजिनल पर वेरीफाई करेंगे, और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका जो अटेस्टेड होगा वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या क्या चाहिए, एक तो प्रिंट आउट चाहिए आपको, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसका, एप्लीकेशन का, तो वो आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। आईडी आपके पास है, रजिस्ट्रेशन आईडी, आप अभी भी प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाना है। 10th क्लास की आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों, ठीक है। 12th क्लास की भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की मार्कशीट विद डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट विच एवर इज़ अवेलेबल एट दिस मोमेंट। ऐसे ही बीएड की भी मार्कशीट ऑफ एवरी ईयर, क्योंकि 2 साल है तो फिर दोनों साल की लेके जानी पड़ेगी, एंड डिग्री या प्रोविजनल जो भी इस समय आपके पास अवेलेबल है, अगर अभी आपकी बीएड अभी कंप्लीट हुई है तो। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वही रूल है कि 2 साल की होती है ये, तो दोनों साल की आपको मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी, और डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों में से जो अवेलेबल है वो लेकर जाना है। जिन्होंने SC ST OBC EWS के लिए अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे इफ़ एप्लीकेबल, इसीलिए लिखा, तो जनरल के लिए ये पॉइंट नहीं है। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा वो इशू किया गया हो। अगर OBC की बात करें तो सिर्फ दिल्ली का चलेगा, बाहर का नहीं चलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अप्लाई किया है और आप दिल्ली के OBC नहीं हैं तो आप ये याद रखिएगा कि आपका कैंडिडेचर अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। फिर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि PH कैंडिडेट की भी लिस्ट है, तो अगर वो है तो आपको वो भी लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ उन्हीं को। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ़ इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अब इसकी अवेलेबिलिटी जितनी जल्दी आप करा सकते हैं इसको देखना पड़ेगा OBC कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो जितने बाकी कैंडिडेट हैं वो भी इसको देख लें कि एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। अब ये पता नहीं क्यों क्रीमी लेयर लिखा है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो हमें वो डिस्ट्रिक्ट देती है जहाँ से OBC का सर्टिफिकेट बनता है, तो उसको ज़रूर बना लीजिए। जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो इस बात पे ध्यान रखें। 2 फोटोग्राफ्स आपके चाहिएंगे, एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा, आधार कार्ड प्रेफर किया जाता है, पर बाकी भी चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं चलेंगे। एक एड्रेस प्रूफ चाहिएगा आपका, तो आपको एड्रेस प्रूफ भी वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा अपना। फर्दर द कंसर्न्ड HOS आर डायरेक्टेड टू, अब ये आपके लिए नहीं है, ये कैंडिडेट जो HOS है उनके लिए है, कि उनको कहा गया है कि आप वेरीफाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर लिखे हैं, और विद इन 7 वर्किंग डेज़ आपको वो वेरीफाई कर आगे भेजना है। अगर कोई वेरिएशन है या डिस्क्रिपेंसी है उसको भी आप फिल करोगे, ऑनलाइन हमारा मॉड्यूल है उस पर हमें फिल करना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उसको चेक कर और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो भी आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। एज इस केस शैल बी रेफर टू E5 ब्रांच थ्रू कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जो भी अगर कुछ दिक्कत है तो उसको आप फिर E5 तक पहुंचाएंगे और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हो जाएगा, तो वो आपका काम नहीं है। आफ्टर इंश्योरिंग द genuinity of the document and the applicant shall be joined in the school. In case of any confusion regarding RR for the concerned post, the HOS shall consult and seek advice to the additional director of education E2. तो आप E2 से बात कर सकते हैं, TGT के लिए E3 से कहा जाएगा, तो वो बात की बात है, और ये HOS से बिलोंग करती है, ये कैंडिडेट से बिलोंग नहीं करती। Further, the engagement of guest teacher is a stopgap arrangement, does not confer any right for permanent joining. तो इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा लिखा जाता है, तो कुछ ऐसा नहीं है। जितने भी गेस्ट टीचर लगे हैं वो इसी प्रोसेस पे लगते हैं और इसी प्रोसेस पर लगेंगे, तो इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये कुछ ऐसी नई लाइन नहीं है, बस हमें इसको ध्यान में रखना है। और हम जो हमारा गेस्ट टीचर का वो भी बनता है, आपको जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेगा वो उसमें भी ये बात लिखी होगी। तो गेस्ट टीचर शैल बी रिलीव्ड वंस ए परमानेंट टीचर जॉइन द स्कूल। तो जैसे ही कोई परमानेंट टीचर वहाँ आते हैं तो वो गेस्ट टीचर वहाँ से रिलीव हो जाते हैं। अगर कहीं और वैकेंसी होती है तो उनको फिर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दिस इशू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये इशू किया गया है। तो ये हमारी पूरी वीडियो थी आज से इससे रिलेटेड कि आपकी पूरी प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे जो है रिक्वायर्ड नॉलेज मिल गई होगी। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द गेस्ट टीचर्स। आप लोगों को स्कूल मिले और आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से काम करें। थैंक यू।